आई वेलकम यू ऑल टू आवर लेक्चर नंबर 2 ऑन रीजनिंग, जिसमें हम रीजनिंग के वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में बार बार रिपीट हो रखे हैं। बच्चों, आप लोग ना एक बड़ी गलती करते हैं कि रीजनिंग का मतलब सिर्फ वर्बल रीजनिंग समझ लेते हैं, जहां आप इस तरीके के क्वेश्चंस तो अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग का कहां जाए। इस तरीके के सवाल आ जाते हैं कि काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दिस फिगर, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर। ऐसे सवालों में आप गिनने लगते हैं, टाइम चला जाता है और सही आंसर तक पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि 5 सेकंड में ऐसे सवालों का जवाब आप निकाल लेंगे। सो बहुत वैल्यूएबल लेक्चर होने जा रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नाउ बच्चों, हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। ये है कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड। नाउ पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। द क्वेश्चन सेज इफ April 5th 2024 वाज अ फ्राइडे, व्हाट डे विल इट बी ऑन April 5th 2025। सीयूटी जीटी के कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस में मैंने कॉमन पैटर्न देखा है कि ये लोग डेट मंथ सेम रखते हैं, बस ईयर चेंज कर देते हैं और फिर पूछते हैं अगले साल इस पर्टिकुलर डेट पर कौन सा डे होगा। नाउ कई बार हमें देखने को मिलता है यूट्यूब वीडियोस में थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक आज बता देता हूं, वही आप लोग फॉलो करते रहिएगा और आपका आंसर चुटकियों में निकल आएगा। नाउ सबसे पहले आप देखिए कि जिस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है, क्या वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बस उस पर्टिकुलर ईयर को आपको 4 से डिवाइड कर देना होता है। 4 से जब वो ईयर डिवाइड होता है और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, लेकिन रिमाइंडर में अगर कुछ बच जाता है तो इसका मतलब वो नॉन लीप ईयर है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में 5 आ रहा है तो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है, सो इट मींस इट इज द नॉन लीप ईयर। और जब भी बच्चों आपको देखने को मिले कि सवाल में जो पर्टिकुलर ईयर का हमें आंसर निकालना है अगर वो नॉन लीप ईयर है, तो बस आपको एक सिंपल सा काम कर देना है कि सवाल में जो डे गिवन हो उसमें +1 कर देना। तो फ्राइडे में +1 करने का क्या मतलब है, फ्राइडे है उसके अगले दिन क्या होता है, सैटरडे। फ्राइडे में +1 करो, फ्राइडे के अगले दिन सैटरडे, तो सैटरडे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये कॉमन मेथड फॉलो करना, जिस भी ईयर से रिलेटेड सवाल है फाइंड आउट करो वेदर इट्स अ लीप ईयर और नॉट। अगर नहीं है तो जो डे गिवन है उसमें +1 कर देना, आपका आंसर निकल आएगा। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की कई बेहतरीन ट्रिक आपको आगे मिलने वाली है। नाउ इस तरीके के बच्चों एनालॉजी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी वर्बल रीजनिंग में आते हैं। अब इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे डिकोड किया जाता है, हमें ये समझना पड़ेगा और मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखा के अभी समझाता हूं। देखिए क्या लिखा है, पेन इज टू राइट, हैमर इज टू, अब क्या आएगा। सो हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि ये पेन और राइट में रिलेशन क्या है। सो आप देख सकते हैं कि पेन किस काम आता है, लिखने के काम आता है, तो मतलब यहां पर थिंग गिवन है और अगले में उस थिंग का यूज गिवन है। इसी तरह यहां पे हैमर गिवन है, तो इसका मतलब अगला जो भी आंसर यहां पे आएगा हमें वो आंसर यहां डालना होगा जो हैमर का यूज बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हैमर से हम लोग कटिंग तो कर नहीं सकते, इसी तरह हैमर से बिल्डिंग नहीं कर सकते, हैमर से हम कोई चीज मेजर नहीं कर सकते, हैमर से सिर्फ हिटिंग करी जा सकती है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके के एनालॉजी के आसान आसान सवाल आते हैं। क्या करना होता है, जो पहले चीज यहां गिवन होती है उसे कंपेयर करना होता है कि आपस में रिलेशन क्या बना रहे हैं। रिलेशन पता चल गया तो अगले का भी आंसर आप लोग इजीली निकाल पाएंगे, जैसे हमने यहां पे निकाला। ऑल्सो बच्चों, हम लोग करने वाले हैं बिगेस्ट गिव अवे ऑफ सीयूटी यूजी 2026, जहां पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको फ्री में मिल सकती हैं। सबसे पहला, इंग्लिश का फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स। सेकेंडली, वेटेज शीट्स चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। एंड थर्ड, सिलेक्शन ट्रैकर, जहां से बहुत सारे सवाल पहले आ रखे हैं और ये आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। इन सारी फ्री हाई क्वालिटी चीजों का एक्सेस सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स को ही मिलेगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो एक्सेस मिलेगा, लेकिन नहीं किया है तो अभी के अभी जरूर कर लीजिएगा, आपको इन सारी चीजों का एक्सेस आसानी से मिल जाएगा। ये कब मिलने वाला है, इसकी डेट कल रिवील होने वाली है। नाउ बच्चों, ये जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये है साइलॉजिज्म चैप्टर से रिलेटेड। एक चीज मैं आपको बता दूं, वर्बल रीजनिंग के सिलेबस का साइलॉजिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर आप तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको वेन डायग्राम अच्छे से नहीं आता होगा। तो पहले वेन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं ये जाके सीखिएगा, तब जाके आप साइलॉजिज्म के सवाल सॉल्व कर पाओगे। तो कैसे इसके सवाल सॉल्व किए जाते हैं मैं आपको थोड़ा बेसिक से बताता हूं। यहां पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला है ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, सेकंड है सम फ्लावर्स आर ट्यूलिप्स। नाउ सिर्फ स्टेटमेंट नहीं देख रही है, अब हमें इसका डायग्राम भी बनाना है। कैसे बनाया जाता है चलिए समझिए। सो ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, तो आर लिखिए और एक इसके आसपास एक सर्कल बना दीजिए। फिर उसके बाद क्या गिवन है, फ्लावर्स, ठीक है,
एफ इसके बाहर करिए और इसके आसपास एक बड़ा सा सर्कल बना दीजिए। सॉरी फॉर द डायग्राम, अभी आप समझ लीजिए, धीरे धीरे मेरे डायग्राम्स भी इंप्रूव होने लगेंगे। नाउ अब जो हमने पहली स्टेटमेंट देखी विच इज ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, वो प्रूव होती है हमारे इस वेन डायग्राम में, जहां आप देख सकते हैं सारे रोजेज जो हैं फ्लावर्स के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ऑल रोजेज आर फ्लावर्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सम फ्लावर्स आर ट्यूलिप्स। अब ये एक अलग स्टेटमेंट है, ट्यूलिप्स यहाँ पे एक नई चीज आ गई है, तो इसके लिए कैसे बनाया जाएगा वेन डायग्राम। सो यहाँ पे लिखा गया है सम फ्लावर्स आर ट्यूलिप्स, तो हमें ट्यूलिप्स का भी एक और यहाँ टी लिखा और इसके आसपास भी हमें एक सर्कल बनाना होगा, तो बना देते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया आपने इसके जो अलग ट्यूलिप्स का सर्कल बनाए एफ में क्यों थोड़ा सा मर्ज कर दिया, इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट है कि कुछ जो फ्लावर्स हैं सम फ्लावर्स आर ट्यूलिप्स। लॉजिक मत लगाना कि भैया फ्लावर्स तो ट्यूलिप नहीं होते, सारे रोजेस फ्लावर्स तो नहीं होते, ये सब लॉजिक यहाँ नहीं लगते साइलॉजिज्म में, अजीब अजीब से आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, बस हमें इनका इस्तेमाल करना है इस तरीके के वेन डायग्राम बनाने में और आंसर निकालने में। सो अब यहाँ देखिए लिखा है सम फ्लावर्स आर ट्यूलिप्स, तो ये जो सम वाला एरिया है ना, तो आप देख सकते हैं ये कुछ ट्यूलिप्स फ्लावर्स हैं, कुछ फ्लावर्स ट्यूलिप्स हैं, बाकी के ट्यूलिप्स फ्लावर्स नहीं है, बाकी के फ्लावर्स ट्यूलिप्स नहीं है, कुछ ही ट्यूलिप फ्लावर्स हैं, कुछ ही फ्लावर्स ट्यूलिप्स हैं। तो ये जो सम वाला चीज होती है इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से मैं आपको समझा ही दे रहा हूं। नाउ अब हमने डायग्राम बना दिया, अब इस डायग्राम हमें बनाने के बाद यहाँ पे कंक्लूजन गिवन होता है जो है सम रोजेज आर ट्यूलिप्स। अब इससे रिलेटेड नीचे सवाल गिवन है कि आपने वेन डायग्राम बनाया, उससे रिलेटेड हमने एक कंक्लूजन निकाला है, क्या ये सही है या नहीं है। कंक्लूजन क्या यहाँ पे गिवन है, इससे पढ़ लीजिए। गिवन है सम रोजेज आर ट्यूलिप्स, तो आप इस वेन डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि जो आर का वेन डायग्राम है, ये सर्कल है, ये ट्यूलिप से कहीं भी टच नहीं हो रहा है, बिल्कुल दूर दूर भी टच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब एक सिंगल रोज ट्यूलिप नहीं है, एक सिंगल ट्यूलिप भी रोज नहीं है। इसका मतलब कि वेन डायग्राम का इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर विच इज रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कराया था, तो आई होप जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड किया था वो इस सवाल को अच्छे से आंसर कर पाएंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। P is the sister of Q, Q is the son of R is the husband of S, what is S to P। तो इसके अंदर आप समझ गए होंगे हमें फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, फैमिली ट्री मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अंदर मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब हमें किसी भी मेल को डिपिक्ट करना हो तो उन्हें प्लस से डिपिक्ट करना, और फीमेल को डिपिक्ट करना हो तो उन्हें माइनस साइन से डिपिक्ट करना। ठीक है, चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, P इज द सिस्टर ऑफ Q, P इज द सिस्टर ऑफ Q। तो हमें P का जेंडर पता चल चुका है, शी इज फीमेल, तो यहाँ पे हमने यहाँ माइनस का साइन ऐड कर दिया। Q का जेंडर अभी नहीं पता है, आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइन ऐड करेंगे। Q इज द सन ऑफ R, सो Q इज द सन मतलब मेल है, तो यहाँ प्लस ऐड कर दिया। Q इज द सन ऑफ R, तो R, अभी R का जेंडर नहीं पता, ये आगे पता चलेगा। R इज द हस्बैंड ऑफ S, R इज द हस्बैंड ऑफ S, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ये फीमेल हो जाएंगी। अब पूछा जा रहा है वॉट इज S टू P, S का रिलेशन P के साथ क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है जो S का रिलेशन Q के साथ होगा वही S का रिलेशन P के साथ होगा। क्यों, क्योंकि P और Q भाई बहन हैं, R Q के क्या है, फादर हैं। इसी तरह S क्या लगी, S Q की मदर हुई, और अगर S Q की मदर है तो सिमिलरली S P की मदर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मदर। कई बच्चे क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद भी गलत आंसर पर मार्क कर देते हैं। यहाँ पे S टू P का रिलेशन पूछा जा रहा है, कई बच्चे P टू S का रिलेशन मार्क कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो P टू S का रिलेशन बनेगा डॉटर का, तो कई बच्चे C पे मार्क कर देते हैं और यही गलती हो जाती है। लास्ट स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। S टू P का रिलेशन मांगा जा रहा है और इसके अकॉर्डिंग S P की मदर हुई। नाउ बच्चों, जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यह है नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड, यह है एम्बेडेड फिगर टॉपिक से रिलेटेड सवाल। आई डोंट थिंक सो आपने एम्बेडेड फिगर के ज्यादा सवाल किए होंगे, लेकिन ये CUT GAT में आ रखे हैं 2023-24 में, तो हमें करने पड़ेंगे सॉल्व। सो एम्बेडेड फिगर में क्या होता है ना कि आपको एक फिगर का छोटा सा पार्ट दे दिया जाता है और फिर नीचे 4 पिक्चर्स दे दी जाती हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि ये जो छोटा सा पार्ट है ये इन 4 में से कौन से पिक्चर में आ रहा है। तो हमें ढूंढना पड़ता है कि यार ये वाली जो छोटी सी फिगर है ये इन 4 बड़ी फिगर्स में कहाँ पर एम्बेडेड है, तो ढूंढते हैं। तो यहाँ पे पहले सीधी लाइन जा रही है, फिर ये स्लैंटिंग है, फिर सीधी, फिर ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ये उस तरफ नहीं जा रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डी वोंट बी आर करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं। सो डी वोंट बी आर करेक्ट आंसर। सी में अगर हम देखें तो हमें ये वाली चीज़ तो कहीं भी नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। बी में अगर हम देखें,
सो बी में भी हमें यही वाला नहीं दिख रहा है स्लैंटिंग, सो बी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। सो एलिमिनेशन से तो दिखता है कि ए ही करेक्ट आंसर है, लेकिन ये वाली फिगर कहाँ पर एम्बेडेड है, यहाँ पे दिख गई, ये है, ठीक है। फिर इस तरह मुड़ रहा है, बिल्कुल यहाँ भी मुड़ रहा है, फिर ये है, तो ऑब्वियसली ए इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि इन चार में से कहाँ पर ये छोटी सी फिगर एम्बेडेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। सो ये आ जाता है बच्चों हमारा काउंटिंग द फिगर्स से रिलेटेड सवाल। इसमें कई बच्चे बहुत टाइम लगा देते हैं, आगे चल के मैं और मेथड्स आपको बताता रहूंगा, बस इस चैनल से कनेक्टेड रहना। नाउ जहाँ तक बात है इस फिगर की, इसका आंसर कैसे निकलेगा। सो बच्चों यहाँ पर जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स गिवन है ना, बस आप क्या करिए, उन्हें काउंट करिए। कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कौन सा कितने ट्राइंगल गिवन है इस बड़ी फिगर में, 1 2 3। फिर ये जो अगला यहाँ पे बड़ा ट्राइंगल आ रहा है, इसमें कितने ट्राइंगल्स हमें शो हो रहे हैं, 1 2। अब इसके बाद बड़े जो ट्राइंगल है, इसमें कितने छोटे छोटे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4। सही कहा मैंने। अब आप क्या करिए, छोटी सी ट्रिक अपनाइएगा कि अब इन नंबर्स को ना आपस में ऐड कर दीजिए। 3 + 2 5, 5 + 1 6 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, और 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10 हो जाता है। इतना हमारा एडिशन निकल आया। अब फाइनल ट्रिक जो आपको अपनानी है वो है, अब इन नंबर्स को ऐड कर दो। सो 10 + 6 16, 16 + 3 19, बस आपका आंसर निकल आया। 19 ट्राइंगल्स हैं इस पूरी फिगर में। तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको बता दी है। बस बेसेस आपको यहाँ पे गिनने हैं और उसके बाद उन्हें ऐड कर देना। फिर जो फाइनली नंबर्स निकल के आते हैं उन्हें ऐड जो करोगे, तब आपको पता चल जाएगा टोटल कितने ट्राइंगल्स इस बड़ी फिगर में गिवन हैं। ट्रिक नोट डाउन कर लो कहीं पे, आप भूल जाते हो वरना। ना अगली ट्रिक आपको मैं बताता हूँ स्क्वायर से रिलेटेड, कि भैया इतना बड़ा स्क्वायर आपको गिवन है, इसके अंदर अब कई सारे स्क्वायर्स हैं, कहाँ तक आप लोग ढूंढोगे, कितना टाइम आप लोग लगाओगे। मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, वो अगर आपने फॉलो कर लिया आंसर चुटकियों में आएगा। कैसे, वीडियो लाइक की कि नहीं करी, कर देना यार, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको पता चल रही हैं। कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, इन्हें हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया, 2 3 4, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये नहीं गिनना 1 2 3 4 5 नीचे तक नहीं गिनना, ना ये सारी गिनना, कुछ नहीं करना। अब जो मैं बता रहा हूँ वो करना। अब 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देना, और 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना। अब जो आंसर निकल के आएगा उन्हें ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। है ना बेहतरीन ट्रिक। चलिए समझिए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आया। अब बस इन्हें ऐड कर दो। सो 6 2 8 8 10, ठीक है, 2 3 4, ओवरऑल 40 स्क्वायर्स बच्चों इस फिगर के अंदर अवेलेबल हैं। अब आप सोचिए अगर आप ढूंढने लगोगे और कोई मेथड अपनाओगे कितना टाइम जाएगा। बस इतना छोटा सा काम कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत मेहनत करिए बच्चों ये जीटी के ऊपर मैंने, तो इसीलिए इतनी बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपको बता पा रहा हूँ। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना, आगे जो और लेक्चर्स आएंगे उनमें और क्वालिटी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। नाउ ये जो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ना, मे बी आप लोगों ने ज्यादातर यूट्यूब लेक्चर्स पे इसे ना देखा हो, लेकिन सीयूटी के पेपर्स में आ रखा है। 2022 23 25 में ये वाले सवाल हमें देखने को मिले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। कई स्टूडेंट्स ना ऐसे सवालों को सॉल्व करने में टाइम लगा देते हैं और सही आंसर तक भी कई बार नहीं पहुंच पाते हैं। सही आंसर इसका कैसे निकाला जाएगा ये मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सा मेथड है। नाउ यहां पे क्या गिवन है, डैश, फिर LFIR, फिर डैश, फिर P है डैश F-R-S-P, फिर डैश FIR, डैश डैश LFI, फिर डैश डैश है। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ हमें कॉमन देखने को मिल रही है कि FIR ये साथ में आ रहे हैं, फिर हमें देखने को क्या मिला, यहाँ पर भी FIR साथ में आ रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी F आ रहा है इस पूरी सीरीज में, उसके आगे इसका मतलब क्या होगा, IR ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, FIR दिखा, यहाँ पे F है, यहाँ R है, मतलब बीच में यहाँ I आएगा। इसी तरह यहाँ पे F और I गिवन है, तो हमें यहाँ पे R ऐड करना होगा। तो हमने इतना फिलिंग कर दिया, ये अच्छी बात है। अब हमें आगे की चीज़ें ऑब्जर्व करनी होंगी। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, RP, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, RSP। तो R और P के बीच में S आ रहा है, ये हमें यहाँ से पता चला। तो RP इसके बीच में क्या आएगा, S आएगा, मतलब R के आगे हमें S डालना होगा, R के आगे हमें S डालना होगा, RS फिर P आते, तो यहाँ पे हमने P ऐड कर दिया। फिर उसके बाद R है, R के आगे हमें S डालना होगा। तो हमने अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पे फिल कर दी। अब 1 और 2 स्पेसेस बची हैं, इन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। ना बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये L है, L के पीछे क्या आ रहा है, P आ रहा है, L के पीछे क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये L है, L के आगे पीछे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ P ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद F के पीछे क्या आ रहा है,
यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ एल आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एल ऐड किया, यहाँ पे भी एल ऐड किया। तो फाइनली बच्चों हम लोगों ने फिलिंग कर दी है जो जो स्पेसेस बची थी ना। इन्हें आप क्या करिए, यहाँ ऐसे कर दीजिए, पी फिर एस हमने डाला, फिर एल डाला, फिर आई डाला, फिर एल डाला, फिर एस पी आर एस। अब ये जो चीज़ें ऑप्शन में जहाँ पर भी होगी समझिए वो आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ है भैया, यहाँ पे एस पी आर आर आ रहा है लेकिन हमारा एस पी आर एस आ रहा है, तो ये गलत है। एस पी एस आर एस पी आर एस है हमारा, ये गलत है। एस पी आर एस ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे हमारा शुरू में पी एस है और यहाँ पी आर गिवन है, तो ये भी गिवन है। आखिरी एलिमिनेशन से आखिरी बचता है लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, पी एस एल आई एल एस पी आर एस, तो ऑब्वियसली डी इज अवर करेक्ट आंसर। तो आई होप मेथड समझ आ गया होगा कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है। नाउ बच्चों जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये भी एम्बेडेड फिगर का है, तो पहले स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करो, फिर मुझे आंसर कमेंट में बताना। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम देखते हैं। सो बच्चों आई डोंट नो वाई बट मेरी आदत है मैं बिल्कुल लास्ट ऑप्शन से ही आंसर निकालता हूँ। सो ऑप्शन डी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सीधा पॉइंटिंग चीज़ हमें दिख रही है लेकिन यहाँ पे ये सीधा है, तो ऑब्वियसली डी सही आंसर नहीं होगा। सी में सीधा जा रहा है लेकिन नीचे इसका बेस नहीं बन रहा है, वो यहाँ बन रहा है, तो ऑब्वियसली सी भी नहीं होगा। बी में भी हमें नहीं दिख रहा है ये वाली दो चीज़ें इस तरफ, तो ऑब्वियसली बी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। बचा ए। अब ए में चेक करते हैं। हाँ तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये लाइन है, ऊपर भी ये लाइन है, फिर यहाँ पे दो इस तरीके से चीज़ें मुड़ रही हैं, बिल्कुल सही है, और नीचे बेस है, तो ऑब्वियसली ए इज गोइंग टू बी बच्चों आवर करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से एम्बेडेड फिगर्स के आंसर निकाले जाते हैं। नाउ अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, यह है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। पहले भी मैंने आपको करा रखा है एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये आसान ही लगेगा। एक बार हम ट्राई करते हैं इसको। बस इस तरह आप लिख लिया करिए जब भी इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग सवाल आते हैं कि एप्पल है, नीचे कर दीजिए बी क्यू क्यू एम एफ। अब ये नीचे हमें कंपेयर करना होता है कि भाई क्या चेंजेस आ रहे हैं। ए से बी में अगर हम जा रहे हैं तो +1 हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ए बी सी डी जी चाहिए के लिए हमने पी क्यू, सो पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, तो सिंपली अल्फाबेट में हम एक कदम ही आगे बढ़ रहे हैं। सेम ओवर हियर ए बी सी डी एफ जी चाहिए के एल एम, अगेन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ई के बाद भी एफ आता है, तो मतलब पैटर्न हमें समझ आ गया है कि बस हमें +1 ऐड करना है और इससे हमें ग्रेप का कोड मिल जाएगा। तो जी के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आता है। फिर आर के बाद क्या आता है, ए बी सी डी एफ जी चाहिए के लिए हमने क्यू आर एस आता है, तो अगला एस हो गया। फिर उसके बाद ए के बाद क्या आता है, बी आता है। ए बी सी डी एफ जी चाहिए पी क्यू आएगा, फिर ई एफ आएगा। बस हमने अपने आप ही कोड बना लिया। तो यहाँ क्या आया हमारे यहाँ पे एच एस बी क्यू एफ, ये कहाँ पे अवेलेबल है, एच एस बी क्यू एफ। सो हमारा ए बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे आ चुका है। आखिरी दो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये है अगेन हमारे नंबर सीरीज का। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। अब मिसिंग नंबर हमें निकालना है जहाँ क्वेश्चन मार्क है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको देखिए कि नंबर सडनली इंक्रीज हो रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ 3 है लेकिन कुछ ही समय में सीधा हम 3 डिजिट्स पर आ चुके हैं, तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कैसे देखते हैं। सो 3 से अगर हम 9 में जा रहे हैं तो मतलब 3 × 3 9 होता है, तो यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन हुआ। 9 से 27 में जाएँ तो 9 में भी 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ। 243 में भी अगर 3 मल्टीप्लाई किया जाए तो 729 ही आएगा। तो सिंपली हमें पता चल चुका है कि भाई यहाँ पे हमें 27 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और आंसर आ जाएगा। सो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें, लास्ट में हमारी 1 डिजिट आएगी, तो 1 कहाँ पर है, बी में, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। ये नंबर सीरीज का अगेन बहुत ही सिंपल सा है। इट इज़ गोइंग टू बी एन होमवर्क फॉर यू। मुझे कमेंट में बताना इसका क्या सही आंसर है। अगर आपने सही आंसर बताया होगा तो मैं आपके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। सो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जीएटी से रिलेटेड बहुत बच्चे थोड़ा सा डरते हैं और उन्हें ये सब्जेक्ट कई बार बोरिंग लगता है, तो इन लेक्चर्स के थ्रू मैं आपका इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। रीजनिंग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, तो इसमें आप बोर नहीं होगे अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे। एंड ऑल्सो अभी क्या है ना, मैं आप सभी को जो चीज़ें पहले से आती हैं उन्हें थोड़ा और रिफाइन कर रहा हूँ, जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, और जिन जगहों पर मुझे लगता है कि यार सॉल्विंग थोड़ी लेंदी यूट्यूब पर कराई जा रही है, उनके स्पेशल ट्रिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे क्विकली आप लोग आंसर निकाल पाएंगे। सो मेरे लेक्चर से कनेक्टेड रहो, आप सभी का जीएटी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जो फ्री सीयूटी स्टडी मटेरियल आपके लिए आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही दिया जाएगा। आसान क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, धीरे धीरे टफनेस बढ़ेगा। और खासकर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आई थिंक परसों मेरा आने वाला है जीके से रिलेटेड लेक्चर, सो वो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें आपको समझ आएगा कि जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कैसे सवाल सीयूटी में आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक जरूर कर देना। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।